अगर मैं तुम्हें आज बोलूं कि ये जो लेक्चर तुम अटेंड करने वाले हो इसके बाद तुम्हें कभी भी एनसीईआरटी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाइल नीट रिवीजन, विल यू बिलीव मी? यू हैव टू बिलीव। अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहो। मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाऊंगी कि कैसे मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी खत्म किया और तुम्हें समझ भी नहीं आया। यस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिषिता चक्रवर्ती। तुम देख रहे हो मेरा चैनल अपना बायो दीदी, अपना बायो सिस्टर। तो बस देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है तुमको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पहली बात है, एक्सक्रीशन किसकी हो रही है? नाइट्रोजनस वेस्ट की हो रही है। तो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर, आयंस। ये सब एक्सक्रीट करते हैं। कैसे करते हैं? डिफ्यूजन से करते हैं, है ना। सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं वो लोग, या तो एक्सेस इंजेक्शन से करते हैं। ठीक है। अब मैं तीन में मेजर क्या करने वाली हूँ? नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करने वाली हूँ। पहले आता है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? मोस्ट टॉक्सिक होता है। और यूरिक एसिड होता है लीस्ट टॉक्सिक। जो ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ेगी। यूरिया को रिलीज करने के लिए थोड़ा बहुत समवॉट पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अमोनोटेलिज्म किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया इज नोन एज यूरोटेलिज्म। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड इज नोन एज द यूरिकोटेलिज्म। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, हमेशा याद रखना है कि अमोनिया के केस में जो भी एक्वाटिक हो वही क्या हो जाता है? अमोनोटेलिज्म कैटेगरी में आ जाता है। अगर यूरियोटेलिक की बात करनी हो तो मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस, ये सब क्या आ जाते हैं? ये सब तुम्हारी यूरियोटेलिक में आ जाते हैं। और यूरिकोटेलिक में कौन आता है? बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं। ये सब क्या आते हैं? यूरिकोटेलिक में आते हैं। फर्स्ट पेज डन, वी हैव लर्नड इट। एनसीईआरटी खोल के देख लो, फर्स्ट पेज पे सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आई आई बेट यू, आई रियली बेट यू। खोल के देख लो। उसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? रेडिली सोल्यूबल होता है। तो रेडिली सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है? ये पानी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाता है और ये डिफ्यूजन के थ्रू आउट हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब अमोनिया क्या होता है? यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी। सोचो, हमारी बॉडी में कोई अमाइनो एसिड ऐसे रह नहीं जाए। हमारी बॉडी से हमेशा क्या होगा? अमाइनो एसिड यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वो लिवर पे जाएगा, लिवर पे जाके वो ब्लड को रिलीज कर देगा, फिल्टर्ड हो जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी किडनी से। पर हमारी किडनी चालाक है, हमारी किडनी सारे यूरिया को निकालती नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऑस्मोलैरिटी के लिए काम आता है। तो इसीलिए वो सारे यूरिया को निकालती नहीं है, वो कुछ रिटेन कर लेती है। हमारी किडनी थोड़ा सा यूरिया निकालती है पर ज्यादातर रिटेन करती है। किसके लिए? डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी के लिए। ठीक है। डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम को, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को। ठीक है। जैसे कि फोटोनेफ्रेटा फ्लेम सेल, किसको जरूरत पड़ती है? प्लैटीहेलमिंथस की। रोटिफायर एनालीज, सेफालोपॉडेटा, ये किसकी जरूरत पड़ती है? एम्फिशियस की। नेफ्रीडा किस चीज में हेल्प करती है? नेफ्रीडा हमें रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट में हेल्प करती है। कॉकरोच कहाँ हेल्प करती है? कॉकरोच हमें हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। कैसे? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से, है ना। एंड एनालिन ग्लैंड्स, या तो ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पे हमें हेल्प करती है? ऑब्वियसली प्रॉन्स एंड क्रस्टेशियस में हेल्प करती है। तो ये समझ में आ गया ऑर्गेनिजम्स कौन कौन थे और ग्लैंड्स कौन कौन से थे। मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, लर्न हो गया। देखो भैया, मेरी लेक्चर तुमको पसंद आए ना आए, टेलीग्राम से प्लीज नोट्स को कलेक्ट करना, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद तुम्हें फिर से एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट दिस एवरी ईच एंड एवरी टाइम। I repeat this each and every time. Excretion and the elimination. अब देखो यहाँ पे क्या आता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, द मेन पार्ट, जिसके बारे में पूरा चैप्टर बनने वाला है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें हमारे पास आ रही है ना। और किडनी क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है, बीन शेप का होता है। लोकेट कहाँ पे होता है? लास्ट थोड़ा एक थर्ड लंबर वर्टिब्रे में लोकेटेड होता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एंड इसका लेंथ कितना होता है? 10 to 12 होता है मीटर, सेंटीमीटर।
वेट कितना होता है? 120 टू 170 ग्राम होता है। और विथ कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया। सेंटर ऑफ द किडनी पे तुम्हें एक नॉच दिखेगा, जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। और ये हाइलम के थ्रू आउट हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स घुसते हैं। ठीक है। हाइलम के अंदर एक इनर पार्ट होता है, जिसको हम लोग फनल शेप का एक पार्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग रेनल पेल्विस बोलते हैं। और आउटर पार्ट क्या होता है? टफ कैप्सूल होता है। ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी उठा के बोल रही हूँ मैं, कोई भी चीज एनसीईआरटी से एब्सेंट नहीं कर रही हूँ। तुम्हें समझ में आएगा, तुम बस चेक करो एक बार। किडनी के दो जोन्स होते हैं। एक होता है आउटर, जो कि कॉर्टेक्स कहलाता है। एक होता है इनर, जो कि मेड्यूला कहलाता है। अब ये जो इनर मेड्यूला है, ये क्या करती है? डिवाइड करती है कॉनिकल मास सेल में। ठीक है, जिसे हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं। और ये कॉर्टेक्स क्या होता है? ये एक्सटेंड होता है। पिरामिड्स को एक्सटेंड करके ये क्या बनाता है? कॉलम ऑफ बर्टनाई बनाता है। ठीक है। नाउ लेट मी शो यू दिस डायग्राम। लेट मी शो यू दिस डायग्राम। आई होप ये दिख रहा है तुम लोगों को। आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है। तो ये देखो, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये है मेड्यूलरी पिरामिड। ये जो येलो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, ये है रेनल कॉलम। ये जो आर्टरी यहाँ से निकल रही है, ग्रीन से मैंने आर्टरी को दिखाया है, ये है रेनल आर्टरी। ये जो पिंक कलर की निकल रही है, इसे हम लोग कहते हैं रेनल वेन। और ये जो पर्पल रंग का निकल रहा है, ये है यूरेटर। प्लीज इस टफ कैप्सूल को याद रखना, ये रेनल कैप्सूल कहलाती है। ये बाहर वाला ब्लैक कलर का आउटशेड है, जिसको रेनल कैप्सूल बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का पार्ट फिल हुआ हुआ है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये मैंने तुम्हें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी दिखाया। यही एक्चुअल डायग्राम होता है, जो कि यहाँ पे पेन स्केच फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है। ओके 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 ओके। इसके बाद आते हैं किडनी के पास क्या होता है? 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ऑफ टिब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अब नेफ्रॉन के पास क्या होता है? पहली बात तो नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है। अब नेफ्रॉन के पास दो पार्ट्स आते हैं। तुम मुझे बता सकते हो कौन से पार्ट है? ग्लोमेरुलस है, रेनल ट्यूब्यूल है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? टफ टफ कैपिलरीज होते हैं, जो एफरेंट आर्टेरियोल में बनते हैं। और ये एफरेंट आर्टेरियोल तक कंटिन्यू होते हैं, है ना। और रेनल ट्यूब्यूल में क्या होता है? पहले रेनल ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल में जाता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में पहले जाता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है? ग्लोमेरुलस में जाता है। फिर जाता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर जाता है हेनरीज लूप में। फिर जाता है डीसीटी में। और फिर जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। अब मैं कलेक्टिंग डक्ट को कभी भी रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं बोलती हूँ। ठीक है, इसको हम लोग पार्ट नहीं बोलते। हम लोग किस तक पकड़ते हैं? हम लोग डीसीटी तक पकड़ते हैं। ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पिक्चर दिखा देती हूँ। तो तुम्हें पिक्चर दिख रहा है? थोड़ा जूम कर दूं। अब देखो पिक्चर से दिखाने में कितना इजी होता है। लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है, हमें दिख रहा है यहाँ पे नीचे, है ना? हमें दिख रहा है ना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये है एफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, जो आ रहा है अंदर। ये एक टफ टफ कैपिलरीज बना रही है, जिसे हम लोग कैपिलरीज का गुच्छा कह सकते हैं। ये है ग्लोमेरुलस। और ये वाला जो सराउंडेड है येलो शेडेड, ये बन गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। अब हम लोग सिर्फ ग्लोमेरुलस वाला पार्ट फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारी एफरेंट आर्टेरियल है। यहाँ पे ये मिलके खिचड़ी बना डाली, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और यहाँ से देखो एक वेन निकल रही है, जिसे हम लोग इफरेंट आर्टेरियल कह रहे हैं। यस, दिख रही है? यार ये कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ये क्या है? ये एफरेंट आर्टेरियल है। यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस का गुच्छा बना। और ये जो निकल रहा है यहाँ से ये है हमारा इफरेंट आर्टेरियल। ठीक है। ये मैंने बात कर ली ग्लोमेरुलस के बारे में। अब रेनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो बोमेंस कैप्सूल है। ये बोमेंस कैप्सूल स्टार्ट हुआ, ये डिसेंड होता गया गया यहाँ पे।
ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको क्या कहते हैं? ये जो यू कलर का हेयर पिन जैसा दिख रहा है तुमको, इसे क्या कहना चाहता है? इसे ही तो लूप ऑफ हेनले कहते हैं ना। तो ये क्या है? ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, और ये क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। मेरा कर्सर नोटिस करो, कर्सर 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 नोटिस करो, ये असेंडिंग लिम्ब है और ये वाली क्या है? ये डिसेंडिंग लिम्ब है। और ये जो लाल रंग की यहाँ पे पेचीदार है, ये पेचीदार लाल रंग की जो नर्व तुम्हें दिख रही है, ये क्या है? वासा रेक्टा है। ये एक ब्लड वेसल है। हमेशा याद रखना, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ से देखो हमें एक पॉइंट दिख रहा है, जहां से देखो ये कलेक्टिंग ट्यूब से कनेक्ट हो रही है। ये हमारी डीसीटी पॉइंट है। कर्सर को नोटिस करो, डीसीटी पॉइंट है ये हमारी। ठीक है, ये हमारी डीसीटी पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारी क्या थी? यहाँ पे देखो, यही यहाँ पे क्या थी? पीसीटी थी। मैं क्यों तुम्हें यही डायग्राम दिखा रही हूँ? क्योंकि यही तुम्हारी एनसीईआरटी में है। तो जब तुम इसी डायग्राम को बार बार निहारोगे, तो तुम्हें यही डायग्राम याद रहेगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एक्चुअली मेरे को कभी कभी ना ओबीएस को सामने लाके दिखाना पड़ रहा है, और कभी कभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सब कुछ दिखा होगा। ठीक है, ओके, हमने डायग्राम देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा, अच्छा जूम हटा देती हूँ थोड़ा सा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अब देखो नेफ्रॉन्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर पा सकते हैं। एक है कॉर्टिकल पार्ट, एक है जस्ट मेड्यूलरी पार्ट। ठीक है, कॉर्टिकल पार्ट में क्या होता है? लूप ऑफ हेनले जो होता है वो छोटा होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें क्या है? लूप ऑफ हेनले काफी लंबा है। तुम बताओ ना, लूप ऑफ हेनले काफी लंबा है यहाँ पे। अच्छे से देख के बताओ, तुम डायग्राम देखो, मेरा मुंह मत देखो, डायग्राम देखो। ठीक है, देख के तुम्हें क्या लग रहा है? एक बात बताओ मेरे को, देख के तुम्हें क्या लग रहा है? देख के लग रहा है ना कि ये लूप ऑफ हेनले बड़ा है? तो ये किस कैटेगरी में गिर गया? ये जक्स्टा मेड्यूलरी कैटेगरी में गिर गया। ऐसे जेक्स्टा मेड्यूलरी कैटेगरी में गिर गया, जहाँ पे लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। और कॉर्टिकल कौन से होते हैं? जिसमें लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी। अब देखो इफरेंट आर्टेरियल के बारे में कुछ शब्द बोलना मैं भूल गई। फाइन कैपिलरी ऑफ नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल होते हैं ये लोग। ये लोग कहाँ पे जाते हैं? पेरी ट्यूबुलरी आर्टरीज होते हैं, सॉरी कैपिलरीज होते हैं। ये इफरेंट आर्टेरियल क्या होता है? फाइन कैपिलरी ऑफ नेटवर्क होते हैं, जो क्या बनाते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है। अच्छा, वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। वासा रेक्टा देखो, ये भी तो यू शेप है। यू शेप है कि नहीं? दिख रहा है? यू शेप है। ठीक है, वासा रेक्टा हमारा क्या है? वासा रेक्टा भी हमारा यू शेप है। और ये पैरेलल टू हेनलेस लूप चलता है, यानी कि ये भी हेनलेस लूप के साथ ही चलता है। पर देखा जाए तो क्या होता है? पैरेलली चलता है ना? पैरेलली चल रहा है। और ये किसमें एब्सेंट होती है? ये उन छोटे छोटे लूप ऑफ हेनलेस में एब्सेंट होती है जो कॉर्टिकल नेचर के होते हैं। उसमें ना कभी कभी ये एब्सेंट हो जाती है, वासा रेक्टा नहीं रहती है कभी कभी। ठीक है, पर लूपा फेल्ले रहती है, बासा रेक्टा नहीं रहती है। पर जो लॉन्ग वाला होता है, जो जक्स्टा मेडुलरी में गिरता है, जिस कैटेगरी में, उनमें क्या होता है? वासा रेक्टा बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन वन शॉट। देखो मैंने कितने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए। अगर तुम नहीं डाउनलोड करोगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो मेरी भाई बहन होने के नाते थोड़ा सा तो ये सब डाउनलोड कर लो। कोई बात नहीं, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि लेक्चर देखने से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मत देखो, एटलीस्ट नोट्स डाउनलोड कर लो, है ना? अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। तीन स्टेप होता है, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, और एक होता है सिक्रेशन। अब जल्दी जल्दी समझते हैं इसको। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितने ब्लड में पंप्ड आउट होता है? देखो, हमारे पास 1100 से 1200 ml ब्लड क्या होता है? पंप्ड आउट होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये 1/5 ऑफ द ब्लड है 1 मिनट में जो निकल रहा है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर है, वो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब मैं तीन लेयर का नाम लेती हूँ। जैसे कि एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल एक लेयर, एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, जैसे हम लोग पोडोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मैनर पे इंट्रीगेटेड होते हैं कि ये कुछ स्पेसेस छोड़ते हैं। उन स्पेसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है एक से प्रोटीन। क्यों? प्रोटीन क्या है? ओहो, मच्छर मच्छर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है ना? हमें क्या पता था इतने दिनों से? प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। तो उससे बिना सब कुछ छन जाता है वहां से।
और ये मैक्रोमोलिक्यूल होने की वजह से ही हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ब्लड जो छन जा रहा है प्रोटीन के सिवा, इसे हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? मिला के देख लो, सब कुछ है वहां। ठीक है। अच्छा, फिर जीएफआर आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन द किडनी पर मिनट। पर मिनट हमारे किडनी में कितना ज्यादा फिल्ट्रेट बन रहा है वो होता है। हेल्दी पर्सन में कितना बनता है? 125 ml बनता है पर मिनट में। म्हणजे 180 लीटर हमारे बॉडी में जीएफआर बनता है। मैं बोल रही हूँ ग्लोमेरुलस रेट, फिल्ट्रेशन रेट, ये 180 पर लीटर बनता है, मतलब पर डे बनता है। अगर 180 लीटर तुम्हारी बॉडी से पर डे निकलना स्टार्ट कर दे तो बाल्टियां भर जाएगी। अरे नदी आ जाएगा घर पे। तो क्या इतना निकलता है क्या? नहीं, इतना तो निकलता ही नहीं है। इसका 1% निकलता है। तो बाकी का बाकी कहाँ पे जाता है? बाकी रिऑब्जॉर्ब करती है किडनी, है ना। यहाँ से और एक चीज के बारे में हमें रिलेशन पता चलती है, जिसको हम लोग जेजीए कहते हैं। जीजी नहीं, जेजीए कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें हमें क्या पता चलता है? सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन पीसीटी एंड आर्टेरियोल को लोकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट में एक साथ रखा जाता है। तो ये जेजी एक्टिवेट कब होता है? जब जीएफआर कम होता है। अभी आएंगे उसमें, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, जब जीएफआर डिक्रीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तब जेजीए क्या होता है? जेजी सेल्स एक्टिवेट हो रही है, वो रेनिन को रिलीज करती है। रेनिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को। ठीक है, और जीएफआर का रेट क्या होता है? बैक टू नॉर्मल हो जाता है। बस इतना याद रखना। ये जो रेड से मैंने लिखा हुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि इतना ही होता है। तुम भाज के बड़ा बड़ा करके पढ़ोगे तो इट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर लास्ट 15 days। ऑन एन अल्टीमेटम मैं बोल रही हूँ, इतना बड़ा करके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीएफआर डिक्रीज हो रहा है, जेजी सेल एक्टिवेट हो रही है, वो रेनिन को रिलीज कर रही है, रेनिन स्टिम्युलेट कर रहा है ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को, और जीएफआर रेट नॉर्मल आ रही है। ये कितना ही कॉम्प्लेक्स था? नहीं था। तो उसको इजीली पढ़ना सीखो। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट कितना हो रहा है? 180 पर लीटर, मैंने तो बोला ही पहले, है ना। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है? यूरिन रिलीज कितना हो रहा है? 1.5 लीटर। सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन रिलीज हो रही है। अरे बाकी के 179 लीटर कहाँ गए? हवा में उड़ गए क्या? नहीं, रीअब्सॉर्ब हो गए। कौन किया? रेनल ट्यूब्यूल ने किया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं निकला बॉडी से देखा जाए तो। 1.5 लीटर यूरिन निकल रहा है, 179 लीटर तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना। तो ये जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स है नेफ्रॉन में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक्टिव में, पैसिव में। तो एक्टिव में कौन कौन जाता है? बाइंड अप करता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम। और पैसिव में कौन कौन करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट करता है, वाटर करता है, पर इनिशियल फेज में करता है, हमेशा नहीं करता। वाटर हमेशा पैसिवली नहीं होता है। ठीक है, इनिशियल रेट्स में होता है। इसके बाद आते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के केस में क्या होता है? ट्यूबुलर सेल्स जो है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन करती है। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसे आयनिक बैलेंस बना के रखना है, उसे एसिड बेस बैलेंस बनानी है बॉडी के अंदर। ट्यूबुलर सेल्स क्या रिलीज कर रही थी? वो हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया फिल्ट्रेट में रिलीज कर रही थी। पर ट्यूबुलर सिक्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आयोनिक बैलेंस करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है बॉडी के अंदर। तो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे ट्यूबुलर सिक्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखो बेटा, मैं एक चीज बताती हूँ। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना लास्ट मोमेंट पे तुम्हें हर एक चीज को तोड़ के समझाना स्टार्ट करूँ, आई विल से यू आर रियली स्टेइंग इन अ डिलेमा। 15 days are left. Now we don't have the time to break the chapter in 3 hours. Whatever we are doing at our capacity. जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं। I think 20 minutes past I am discussing about this chapter, and I think I need more 15 minutes to complete this chapter. Please don't expect that I have to break everything. I expect you have done something. I am just making you revise it from NCRT. Everything is from NCRT. Each and every line is from NCRT. I am very sorry, guys, but if I have to explain it in 3 hours, 4 hours, or 5 hours,
I have to start it from 2025. I'm very sorry, 2024 batch, I cannot make it for you. There is no so much time that you can effort me to have a lecture of in detail. So what you have to do is simply, if you know the chapter, just listen to me. You will recall the chapters. But if you don't know the chapter, please go and see a good one shot. Because I'm not explaining everything. I'm not breaking everything. I hope you understand why I'm not breaking. I'm saving your time. And if you think that मैम मैम ऐसे निठल्लेबाजी कर रही है या मैम अच्छे से पढ़ा नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है. Why I'm doing is because you have very much less time. And if you don't know the single penny of this chapter, go and have a one shot. I'm openly saying this. Go and have a one shot of Garima ma'am, Seep ma'am. Fantastic teacher they are. They have taught it with 4 hours, 5 hours patience. But right now, I am not having so much detailed video on this. 2025 का एक शपथ मैं हर चीज डिटेल में करवाऊंगी. 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगे मैं करवाऊंगी. पर 2024 के पास इतना टाइम तो है नहीं. लेटली मेरे एग्जाम्स बहुत लेट से खत्म हुए थे. आई डिडंट गॉट टाइम टू टीच यू ऑल प्रॉपरली. And now I am teaching on the basis of NCERT. I hope you understand. Please read the NCERT once. If you don't want to read the NCERT, कोई बात नहीं, आओ मेरी बातें सुनो, कुछ तो समझ में आएगा. उसके बाद NCERT पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत क्लियर तो होगा, है ना? अभी मुझसे प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं हर चीज को तोड़ दूं. आई होप यू अंडरस्टैंड. फाइन, लेट्स बैक टू द टॉपिक. आई ऑलरेडी वेस्ट 1 minute फॉर दिस. सॉरी, 2 minutes वेस्ट कर दिया मैंने इसके लिए. कोई बात नहीं, पर चलो कंटिन्यू करते हैं. तो फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स में आते हैं. पहले आता है पीसीटी. पीसीटी के अंदर एक सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है. अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो 70 से 80% बनते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर, ये क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. एंड ये क्या करती है? मेंटेन करती है पीएच को, आयनिक बैलेंस को बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन. किस किस का होता है? हाइड्रोजन का होता है, पोटेशियम का होता है, अमोनिया का होता है ना? इन सबके सिक्रेशन की वजह से. ये डायग्राम आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू लुक प्रॉपरली. ये मैं समझाऊंगी, पर यहाँ पे देखो रेड इंक से मैंने कुछ लिख के रखा है कि हमारा जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाटर परमिएबल साइड है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाटर इम्परमिएबल है. इसका काम मैं बाद में बताऊंगी. वाटर परमिएबल का मतलब क्या है? यहाँ से वाटर निकल सकता है. और वाटर इम्परमिएबल का मतलब है उस रीजन से वाटर नहीं निकल सकता. उस रीजन से वाटर नहीं निकल सकता. ठीक है, ओके. नाउ हेनलेस लूप पे आते हैं. यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा. रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है. मैंने कहा रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता. और कहाँ पे होता है? असेंडिंग लूप पे होता है. तो रीजन क्या होता है? कौन से रीजन पे मेंटेन होता है? मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलैरिटी एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस रीजन पे होता है. कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब पे होता है. द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स के पास वो इम्परमिएबल है, इसीलिए अच्छे से नोटिस करो. यहाँ पे H2O निकल रहा है. नोटिस दिस डायग्राम प्रॉपरली. तुम देखो यहाँ पे H2O निकल रहा है. फाइन, वेट वेट, सी यहाँ पे H2O निकल रहा है. क्यों? क्योंकि वाटर परमिएबल साइड है, यहाँ से वाटर निकल सकता है. वाटर यहाँ से निकल सकता है, तो H2 यहाँ से निकल रहा है. फाइन. और यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि असेंडिंग लूप इम्परमेबल टू द वाटर बट अलाउज इलेक्ट्रोलाइट. अब देखो यहाँ पे NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, पर कहीं भी वाटर नहीं निकल रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पे इम्परमेबल है, वो यहाँ पे नहीं निकल सकता है. ऐसे याद रखा करो. सो इजी. डायग्राम को देखो. डायग्राम को देख के क्या लग रहा है? यहाँ पे वाटर निकल रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है? परमिएबल है. यहाँ पे वाटर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये पार्ट इम्परमिएबल है. सिंपल. यही था लूप ऑफ हेनले में मेन चीज जो तुम्हें याद रखनी थी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट क्या होता है? डाइल्यूट होता है अपवर्ड्स. बट जब वो नीचे आती है फिल्ट्रेट, तब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो पानी है वो निकल जा रही है, तो फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. पर जब अपवर्ड्स जा रही है तब पानी नहीं निकल रहा है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सकती है, तो वो फिल्ट्रेट क्या हो रही है? डाइल्यूट हो रही है. इतना ही सिंपल है. अब फिल्ट्रेट क्या डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये सब टर्म्स तुम ऑलरेडी जानते हो. तो जस्ट इमेजिन करो मेरी बातें को सुनते हुए.
आई एम नॉट हैविंग द पेन एंड बोर्ड राइट नाउ, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रही हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। ये ऐसी एक कॉलोनी है जहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेन से पानी निकल सकता है। और ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे ड्रेन से पानी तो नहीं निकल सकता पर कचरा निकल सकता है। तो बताओ, कचरा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? इस वाले साइड पे हो रहा है, क्योंकि पानी निकल रहा है, कचरा नहीं निकल पा रहा है, कचरा जम रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कचरा। ठीक है। और इस वाला साइड जो है, इस वाले साइड से मेरा कचरा निकल रहा है पर पानी फ्लो हो रहा है। तो ये वाला तो डाइल्यूट साइड हो गया ना। आई डोंट थिंक इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ हो सकता है। आई गेट द बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे लिए पॉसिबल था राइट नाउ फॉर गिविंग यू वन। ठीक है। अब डीसीटी में आते हैं। डीसीटी में देखो क्या होता है। डीसीटी में देखो क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन फॉर द सोडियम वाटर। यहाँ पे और एक चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि है बाइकार्बोनेट, बस सिलेक्टिव सिक्रेशन में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन के सिलेक्टिव सिक्रेशन में होता है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो NH3 होता है वो क्या मेंटेन करता है पीएच को एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड को, इसको भी वो मेंटेन करता है। ये सारी चीजें ना समझने की नहीं है, ये सारी चीजें याद रखने की है, ऐसे याद रखने की है। पर ये उठाया कहाँ से है? एनसीईआरटी से उठाया है। तो मैं जो भी बोल रही हूँ बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सिंपल। कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट में क्या होता है? देखो, कलेक्टिंग डक्ट में ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, इनर मेड्यूलर तक कंटिन्यू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो अब्सॉर्ब होता है और यही वाटर क्या होता है, यूरिन बन जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे रोल प्ले करता है? मेंटेनेंस ऑफ द पीएच में करता है, आयनिक बैलेंस इन द बॉडी में करता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन में करता है। देखो कितनी बार सेम चीजें आ रही है हमारे पास। कलेक्टिंग डक्ट का सिंपल ही तो काम है, बहुत सिंपल सा काम है, हलवा काम है। क्या करता है, पीएच को मेंटेन कर रहा है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है ब्लड के अंदर, और सिलेक्टिव सिक्रेशन करवा रहा है। सिंपल सी बात है। और क्या है इसमें, है ना। इसके बाद आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यानी कि मैं सिंपली काउंटर मैकेनिज्म पे आ गई हूँ। ये बहुत इजी है, कैसे मैं बताती हूँ। देखो, फिल्ट्रेट जो है वो लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, ब्लड जो है वो वसा रेक्टा में जा रहा है। इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे काउंटर मैकेनिज्म कहा जाता है। अब मैं तुम्हें सिंपली इस डायग्राम से समझा रही हूँ। ये जो ग्रीन पेन दिख रहे हो, ये ग्रीन पेन, ये है लूप ऑफ हेनले। अच्छे से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूप ऑफ हेनले लिखा हुआ है। तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग से डिसेंडिंग तक जा रहा है। और ब्लड वेसल्स को देखो, ये डिसेंडिंग से असेंडिंग तक जा रहा है। ठीक है। तो पहला ग्रेडियंट कहाँ पे हुआ, पहला काउंटर करंट कहाँ पे हुआ? पहला हुआ लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग से डिसेंडिंग जा रहा है। सेकंड ग्रेडियंट हमारा कहाँ पे हुआ, सेकंड काउंटर करंट हुआ डिसेंडिंग से असेंडिंग पे जा रहा है। कौन? वासा रेक्टा जा रहा है। रेड कलर का कौन सा है? वासा रेक्टा है। ब्लैक कलर का मैंने किसको मार्क किया है? लूप ऑफ हेनले को मार्क किया है। अब देखो थर्ड कौन काउंटर करंट कहाँ पे हो रहा है? ये असेंडिंग पे जा रहा है, ये डिसेंडिंग पे जा रहा है। ये जो सेक्शन है इसे थर्ड काउंटर करंट कहा जाता है। ओ माय गॉड, ये हाँ, ये जो पार्ट है, ये जो असेंडिंग पे जा रहा है और ये जो डिसेंडिंग पे जा रहा है, ये मिला के थर्ड काउंटर करंट बना रही है। क्या बना रही है? थर्ड काउंटर करंट बना रही है। तो जब ये पानी, जब ये चीजें, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स नीचे आ रही है तो ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हो रही है, और ऊपर जा रही है तो ऑस्मोलारिटी डिक्रीज हो रही है ना। अब देखो 300 ml से तो स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स में, पर इनर मेड्यूला में कितना हो जाता है? 1200 हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो रही है ना बार बार, है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। आई एम गिविंग यू टाइम, अंडरस्टैंड इट, ओके। मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो असेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे देखो डिसेंडिंग हो रहा है। हाँ, असेंडिंग, यहाँ पे डिसेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे असेंडिंग हो रहा है। ग्रीन ग्रीन पेन को फोकस करो, ठीक है। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले के लिए, फर्स्ट काउंटर करंट था ये हमारा। ठीक है। सेकंड काउंटर करंट कौन सा था, कि यहाँ पे देखो डिसेंडिंग हो रही है, यहाँ पे असेंडिंग हो रही है, वासा रेक्टा में हो रही है। ठीक है, सेकंड काउंटर करंट हो गया। थर्ड काउंटर करंट क्या था? वासा रेक्टा में असेंडिंग हो रही है और लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग हो रही है। ये हमारा थर्ड काउंटर करंट था। सो 300 था हमारे पास यहाँ पे, और मेडुला में आता आता 1200 हो गया। इसे कहते हैं काउंटर मैकेनिज्म। ठीक है। देखो, इससे देखो 300 था यहाँ पे, हमने NaCl को यहाँ पे निकाला,
ठीक है, यहाँ से तो असेंडिंग चल रही है, यहाँ से तो क्या हो रहा है, ये डिसेंड करके यहाँ से असेंडिंग चल रही है। देखा जाए तो कॉर्टेक्स पे तो 300 ही ml है, पर अगर तुम कैलकुलेट करो पूरे चीज को, तो यहाँ पे तो 1200 हो रहा है, इनर मेड्यूला पे जाते जाते तो ये 1200 हो जा रहा है। देखो, 1200 हो रहा है ना, 1200 हो रहा है यहाँ पे। वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। ओके, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा दिमाग हिल चुका है कि क्या बताया, बहुत कुछ हार्ड बता दिया। कोई बात नहीं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट का बनाऊंगी। ये काउंटर मैकेनिज्म को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट का बनाऊंगी, मेरा प्रॉमिस है। अभी के लिए ये वाला पैरा पढ़ना, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स, वासा रेक्टा एंड हेनरीज लूप, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तुमने देख लिया यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा हो रहा था? देखो देखो देखो, ये हो रहा था एक ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हो रहा था एक ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही फ्लो कर रहे हैं, है कि नहीं? दोनों ही फ्लो कर रहे हैं। इसे प्लीज, मतलब अच्छे से पढ़ के रखो, अगर तुम एमबीबीएस में जा रहे हो, तुम्हारे पेपर में ये आ भी सकता है। एमबीबीएस के सिलेबस में ये होता है, काउंटर मैकेनिज्म, ठीक है, पढ़ के रखो इसे। क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में एक ऑपोजिट पोजीशन में जा रहा है, और ये जो मेरा बासा रहता है वो भी ऑपोजिट पोजीशन में जा रहा है ना। वही तो बोल रही है, फर्स्ट पॉइंट वही बोल रही है, क्या बोल रही है? द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा एंड हेनरीज लूप इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स अ काउंटर करंट। ये दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, यही तो बना रही है काउंटर करंट, ठीक है। एंड द काउंटर करंट क्रिएट्स एंड मेंटेन्स अ मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट 300 से 1200 मिली ऑस्मोल तक, ठीक है। वो एक क्या कर रही है, मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना कर रख रही है। रेंज कितना है? 300 से 1200 तक। देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। कहाँ पे? इनर मेडुला पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कॉर्टेक्स से हो रहा है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउंटर करंट क्यों होता है? NaCl निकलने से और यूरिया निकलने से, इन दोनों से ही हमारा काउंटर करंट हो रहा है। अब मैं तुम्हें ये वाला पिक्चर थोड़ा सा दिखा दूं। देखो यहाँ पे, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है मेरा वासा रेक्टा। प्लीज, ये ग्रीन कलर का जो है ना, ये है वासा रेक्टा, और ये जो रेड कलर का वायर दिख रहा है, ये है लूप ऑफ हेनले। इसके बीच में जो मेडुलरी इंटरसेक्शन है, ये अगर फिल हो जाएगा, तो हमारा हाई प्रेशर NaCl और यूरिया यहाँ पे क्या होगा? हाई हो जाएगा। इसको देखो, ये येलो कलर का हाईलाइटेड पार्ट को देखो, इसे मेडुलरी इंटेस्टिनम कहते हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा, ये अगर क्या होगा, फिल हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, NaCl और यूरिया हाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर NaCl और यूरिया हाई हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस नियरली 4 टाइम्स इनिशियल फिल्ट्रेट। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड होता है? मुझे बताओ क्यों कॉन्सेंट्रेटेड होता है? पानी तो निकल जा रहा है ना। डिसेंडिंग के केस में क्या हो रहा है? पानी निकल जा रहा है। उधर भी क्या हो रहा है? पानी निकल जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। मैंने क्यों समझाया था? तभी मैंने तुम लोग को प्लास्टिक वाला एग्जाम्पल क्यों दिया? ये दिखाने के लिए कि 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है। जितना फिल्टरेट बन रहा था उससे 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? पानी निकल जा रहा है उस साइड से। लूप ऑफ हेनले से भी तो पानी निकल रहा है, वासारेक्टा से भी तो पानी निकल रहा है। अच्छे से सोच के देखो, है ना। तो दैट इज द रीजन आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक वाला एग्जाम्पल। आई होप यू विल रिमेम्बर इट। ओके, इसके बाद आते हैं रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। बहुत ईजी है, अभी समझाते हैं। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है, ठीक है। अब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ये यहाँ पे तो होता है ना। पिट्यूटरी के अंडर में होता है ना, कि पिट्यूटरी के ऊपर होता है? कौन सा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। कौन बड़ा होता है? पिट्यूटरी बड़ा बड़ा होता है या हाइपोथैलेमस बड़ा होता है? अरे हाइपोथैलेमस बड़ा होता है, उसके अंदर पिट्यूटरी होती है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? उसे डिटेक्ट करता है। अब वो क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस क्या करती है? एडीएच को सिक्रेट करती है। एडीएच कहाँ पे काम करता है? डीसीटी और सीडी में काम करता है, ठीक है। अब डीसीटी में काम करते वक्त क्या करती है? वाटर को अब्सॉर्ब करती है। अब एडीएच क्या कर सकती है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स से मी अनदर टाइम। एनसीईआरटी खोलो अपने पास। आई होप तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, ट्रस्ट मी, तुमने चैप्टर पढ़ रखा है। तुम एनसीईआरटी खोलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। खोलो एनसीईआरटी। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मेरा जो हाइपोथैलेमस है उसने वो डिटेक्ट कर लिया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? सिक्रेट किया एडीएच को। एडीएच क्या कर रहा है? मेरी डीसीटी के ऊपर काम कर रही है। डीसीटी के ऊपर काम करके क्या हो रहा है? वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है।
वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमारी एडीएच क्या कर रही है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रही है। फाइन। आई होप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप समझ गए हो। इसके बाद आते हैं मिक्चुरेशन पे। मिक्चुरेशन में क्या होता है, यूरिन फिल्स इन द यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेचेस, रिसेप्टर गेट्स स्टिमुलेटेड। अब तुमने यूरेटर को देखा है कि नहीं देखा है, बताओ मेरे को। यूरेटर क्या होता है, कॉनिकल शेप जैसा होता है। अब यूरेटर से क्या होती है, हमारी जो यूरिन है वो निकलती है, तो ये जो यूरेटर होता है ना, उसकी एंडिंग क्या होती है, स्ट्रेच होती है, तब जाके यूरिन निकल पाता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, सेंड करता है इम्पल्स सीएनएस को। ये सीएनएस को बताता है, सीएनएस को बताता है, इम्पल्स भेजता है कि यार मेरे को बहुत जोर की है ये, कुछ तो करो ब्रेन भैया। तो ब्रेन भैया को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, मेरे को तो अब जाना पड़ेगा वॉशरूम, है ना। ब्रेन भैया को समझ में आ जाता है कि मेरे को अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा। मोटर नर्व क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर करती है। अब सीएनएस बोल रहा है कि हाँ, मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ और अब मुझे अपना कार्य शुरू करना है। तो उसने कहा मोटर नर्व को, जा तू कंस्ट्रक्शन कर ब्लैडर का, कंस्ट्रक्शन कर ब्लैडर का, और रिलैक्सेशन कर यूरेथ्रल स्पिंक्टर को। स्पिंक्टर कहाँ पे हो रहा है, यूरेथ्रा के बिल्कुल बेस में स्पिंक्टर हो रहा है। देखो, एक स्पिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमको लगता है अरे बाप रे इतनी आगे है कि हो ही जाएगा शायद। बी ऑनेस्ट, ऐसा फीलिंग कभी कभी आता है हम लोग को। कभी कभी वी आर स्टक एट सम प्लेस एंड वी नीड टू गो टू पी, वी फील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो क्या होता है, एक स्पिंक्टर बहुत मतलब मुश्किल से होल्ड करके रख रहा है, और दूसरा वाला स्पिंक्टर खुल चुका है ऑलरेडी। और दूसरा वाला स्पिंक्टर खुल चुका है, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया, अगर मैं नहीं गई वॉशरूम तो मेरा ब्लैडर ही लास्ट में ब्लास्ट हो जाएगा। हमने बहुत बार मजाक करके बोला भी है, अभी तो जाना पड़ेगा भैया वॉशरूम, वरना क्या होगा, मेरा ब्लैडर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। हमने बोला है बहुत बार, मस्ती मस्ती में हम लोगों ने बोला है, दोस्त लोगों ने, है ना। तो एक स्पिंक्टर क्या होता है, एक स्पिंक्टर रहती है वॉलेंटरी कंट्रोल में, जो कि खुल जाती है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है। पर दूसरा वाला स्पिंक्टर क्या होता है, वो हमारी कंट्रोल में रहता है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं खुलेगा, ठीक है। अब ये जो स्पिंक्टर है, ये जो स्पिंक्टर है, इसे मोटर नर्व, जो लास्ट वाला स्पिंक्टर है, ऊपर वाला स्पिंक्टर खुल चुका है कि मुझसे नहीं हो रहा है भाई, अब मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। पर मेरा जो स्पिंक्टर है, जो मेरे कंट्रोल में है, वो बोल रहे रुक जा भाई, यहाँ पे नहीं करना है, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। अब मोटर नर्व बोल रहा है कि तू भी खुल जा। ये जब खुल रहा है तब यूरिन जाकर रिलीज हो रहा है। ऐसे ही ये जब खुल रहा है, ये वाला नीचे वाला जब खुल रहा है, तब यूरिन रिलीज हो रही है। समझ आ रहा है। दो स्पिंक्टर होते हैं, मैं अभी बताती हूँ, दो स्पिंक्टर होते हैं। जो पहला वाला स्पिंक्टर होता है, फर्स्ट स्पिंक्टर, सपोज ये मेरा यूरेटर है, यहाँ पे ये वाला जो स्पिंक्टर है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला जो स्पिंक्टर है वो खुल गया, वो बोला भाई मुझसे और नहीं हो रहा है। पर ये स्पिंक्टर ना हमारी चॉइसेस में काम करता है। तो ये जब तक मेरा मोटर नर्व इसको परमिशन नहीं देगा कि तू खुलेगा नहीं, तब तक वो खुलेगा नहीं, नो मैटर हमारी हालत कितनी भी खराब हो जाए। हाँ, एक टाइम के बाद जब लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तब ये खुलने को मजबूर होगा। पर ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। तो मोटर नर्व इसको इंस्ट्रक्शन देगा खुल जा, तो वो खुल जाएगा। और न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ कॉजिंग द यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। जिस प्रोसेस में मेरी यूरिन निकल रही है उसे हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ कॉजिंग इट इज नोन एज मिक्चुरेशन फिर रिफ्लेक्स। अब कभी कभी होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और कभी कभी हो भी जाता है। इट्स वेरी 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 नॉर्मल। अगर तुम्हारे साथ ये कभी भी हुआ है, इट्स टोटली नॉर्मल। तुम्हारी बॉडी एक हद तक सब कुछ हजम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। तो अगर उसको हद से ज्यादा प्रेशर लेना पड़े तो वो एक टाइम के बाद छोड़ेगी। इट्स नथिंग शेमफुल, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, यू हैव टू टेक इट नॉर्मली। ओके, ठीक है, हमने इस बारे में बात कर लिया। अब मैं बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ, हाँ, 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन हमारे बॉडी से हर रोज पास हो रहा है। 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। अच्छा, अब 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, ठीक है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया तो ऑलमोस्ट एक्सक्रीटेड होता ही है, मतलब तुम समझ रहे हो, 1.1 से 1.5 लीटर के अंदर भी 30 ग्राम एक्सक्रीट हो रहा है। बाकी कितना जा रहा है, बाकी कितना जा रहा है,
बाकी 70% जा रहा है यूरिया में वापस जा रहा है, यूरिया 70% यूरिया क्या हो रहा है किडनी में वापस जा रहा है, तो कितना कम निकल रहा है। उसके बाद डायबिटीज मेलिटस में शो अस द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको ग्लूकोसूरिया कहते हैं। हाँ, तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, जिस पर्सन को एग्जैक्टली ग्लूकोज होता है तो उसके यूरिन में भी ग्लूकोज पाई जाती है। ठीक है। अब कीटोन बॉडीज जो कीटोनूरिया होता है इनके भी यूरिन में पाई जाती है ना। ओके। इसके बाद आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। जैसे कि लंग्स क्या करते हैं, CO2 को रिमूव करती है। लीवर क्या करते हैं, सीक्रेट करती है बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स एक्सेट्रा। स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है, हमारे NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड इन सबको सीक्रेट करती है, सीक्रेट करती है, सॉरी। सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है स्टेरॉल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को एंड वैक्सेस को। ये सारी सारी कामें करती है। मैं फिर से बताऊं, लंग्स क्या करती है, CO2 को रिमूव करती है। लिवर क्या करती है, स्ट्रेच करती है, बिलीरुबिन को बनाती है, बिलीवर्डिन को बनाती है, कोलेस्ट्रॉल को बनाती है, ड्रग्स को बनाती है। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, NaCl बनाता है, यूरिया बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, स्टेरॉल बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है एंड वैक्सेस बनाता है। दैट्स इट। ये अदर ऑर्गन्स के रोल्स है। ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट तुम्हारा, बिल्कुल ही लास्ट पार्ट, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर दिख रहा है क्या? अरे यार कट गया। इसको कैसे दिखाऊं मैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे यार ऐसे कौन कट जाता है, हाँ अब आया ना, थोड़ा ज्यादा ही आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम तो PDF कलेक्ट करने वाले हो ना, तुमको दिख जाएगा। ठीक है। रेनल कैलकुली क्या होता है, रेनल कैलकुली होता है स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्सैलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। तो स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलिस फॉर्म जो हमारी किडनी में फॉर्म होता है। कभी कभी हमने सुना है ना, स्टोन हुआ है मेरी मम्मी को किडनी में, कैसे होता है, ये रेनल कैल्कुली की वजह से होता है। ये जो इंसॉल्युबल मास होते हैं ना, ये सीक्रेट करके स्टोन बन जाते हैं हमारी किडनी के अंदर, और बाद में अगर वो बड़ा स्टोन बन गया है तो उसे रिमूव करना पड़ता है। छोटा स्टोन है तो मेडिसिन की वजह से वो ब्रेक डाउन होकर खुद ही निकल जाती है। ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटाइस। इसका तो मैं हमेशा गलत प्रोनाउंसिएट करती हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलरी ऑफ द किडनी। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो ग्लोमेरुलाई होती है वो किडनी में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, फूल जाती है। ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, ब्लड यूरिया में दिखने स्टार्ट हो जाता है। यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस ऑफ हेमोडायलाइसिस। डायलाइसिस सुना है, बहुत सारे पेशेंट्स को करवाया जाता है जिनका यूरिन प्रॉब्लम होता है, यूरिन नहीं होने के चांसेस होते हैं, उनका डायलाइसिस होता है। तो यूरिन को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए या हमारे ब्लड से स्पेशली रिमूव करने के लिए हेमोडायलाइसिस कराया जाता है। ठीक है। And drain blood from the artery, add heparin, dialysis fluid having same constituent as plasma except nitrogenous waste return to the blood through vein। तो ये जो ड्रेन ब्लड होती है ना आर्टरी से, ये क्या करती है, हेपरिन डायलाइसिस फ्लूइड को सेम कॉन्स्टिट्यूएंट करती है, प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है वेन्स में। ठीक है। और ये जो रेनल फेलियर्स होता है जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, ये क्यों होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ दिस करेक्शन, एक्यूट रेनल फेलियर। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक रीजन किडनी फेलियर का है बहुत ज्यादा देर तक अपने यूरिन को कंट्रोल करना। जब तुम अपने यूरिन को कंट्रोल कर रहे हो, स्पिंक्टर्स तो कोई बात नहीं कंट्रोल में है, पर क्या हो रहा है ना, तुम्हारी किडनी के ऊपर एक बैकफ्लो प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो तुम्हारी किडनी में स्टोन हो जाता है, इंसॉल्युबल मास को मिला के एक स्टोन बन जाता है, या तो तुम्हारी किडनी फेलियर होने लगती है क्योंकि तुम्हारी किडनी सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती बैकफ्लो ऑफ द यूरिन की वजह से। हमें क्लियर? तो ये होता है रेनल फेलियर या तो किडनी फेलियर। एंड यस वी आर डन विद द चैप्टर, हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, बधाई हो, बहुत ज्यादा बधाई हो। पूरा का पूरा नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू प्लीज कलेक्ट द नोट्स। आई होप यू हैव डन अ वेरी गुड रिविजन विद मी। अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ चैप्टर है, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है, आई स्टिल सजेस्ट यू, टाइम है, तुम एक काम करो, टाइम है अभी भी, किसी एक टीचर से 3 घंटा 5 घंटा टाइम लेके कर ही सकते हो, बट आई विल से 2 घंटा करो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि हाँ इसे सुनना चाहिए तो तुम सुनो, ऑब्वियसली सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन गो विथ अनदर टीचर। तो यस वी आर डन, हमने एनसीईआरटी का पूरा लाइन लाइन वाइज लाइक रिविजन किया है, एंड एवरीथिंग वी हैव डन वेरी ग्रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ह्यूमन फिजियो के
वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम सबको नीट मिले। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता है तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, बस नोट्स कलेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा नोट्स एनसीईआरटी रिवीजन के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा। आई स्टिल से दैट, मैं हमेशा यही बोलूंगी, क्योंकि नोट्स भाई बना ही तो रही हूँ एनसीईआरटी से, बन तो रहे हैं एनसीईआरटी से, ऐसा तो नहीं किसी का कॉपी है ना। तो ये ओरिजिनल है भाई, इसको कलेक्ट करो, इसको पढ़ो, मजा आएगा रिव्यू देना कि नोट्स कैसे बने हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।